हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 5वां लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। दूसरे में रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड थोरेसिक कैविटी पढ़ा था। तीसरे में पढ़ा था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड पढ़ा था स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग कितने स्टेप थे? 5 स्टेप थे। फिर हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैकेनिज्म एंड पढ़ा था वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम में हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम कितना होता था? 500 ml था। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हमारा 2500 से 3000 ml था। फिर हमने पढ़ा था ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हमारे 1000 से 1100 ml था। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था जो हम कभी निकाल नहीं सकते, वो हमारा था 1100 से 1200 ml था। फिर हमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, पढ़ा था कि कितना इंस्पायरेशन करने की क्षमता होती है, वो होती है हमारी 3000 से 3500। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पढ़ती है, वो हमारी 1600 ml होती है। फिर हमने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पढ़ा था, वो हमारा 2300 ml होती थी। वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था, वो 4600 ml थी। और टोटल लैंग कैपेसिटी 5800 ml थी। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज का जो लेक्चर है बच्चों, आज का जो लेक्चर है वह है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पढ़ लिया था। और आज का लेक्चर है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ लिया था। तो गैसेस का एक्सचेंज हो गया है। तो गैसेस एक्सचेंज होने पर से गैसेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है, मीन्स कि कैसे एल्वियोली से ऑक्सीजन टिश्यू तक जाता है और CO2 टिश्यू से कैसे जाता है लंग्स में, ठीक, अर्थात एल्वियोली में। ठीक है, अब उसको देखते हैं। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मेरा दावा है कि मैं आपको इतना अच्छा समझा दूंगा कि आपके पूरे दिमाग में उतर जाएगा कि आखिर कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस में। ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस। NCERT कहती है कि ब्लड इज द मीडियम, ब्लड ही एक मीडियम होता है जो क्या करता है, गैसेस का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, गैसेस का ट्रांसफ़र करता है। ब्लड एक मीडियम होता है जो गैसेस का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है? मेनली हम देखो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ ले तो हम मेनली कौन से गैसेस की बात करेंगे? नाइट्रोजन की बात करें? नहीं, हम बात करेंगे ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, एंड CO2 का। ठीक है, NCERT लिखती है कि मैंने पहले ही बता दिया कि RBC में क्या होता है, RBC होता मीडियम होती है जो गैसेस का ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब RBC के अंदर, ठीक है, ब्लड जो होती है वो गैसेस का ट्रांसफ़र करती है। ब्लड एकदम मीडियम होती है। ठीक है बच्चों, ब्लड मीडियम होती है। अब ब्लड के अंदर RBC भी होते हैं, प्लाज्मा भी होती है। ऐसा बोलती है NCERT कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू? RBC के थ्रू। ठीक है, ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, और 3% होती है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। और CO2 जो होती है 7% होती है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। 70% होती है बाइकार्बोनेट के थ्रू। और रिमेनिंग 20 से 25%, 23%, रिमेनिंग जो 23% होती है वो होती है RBC के थ्रू। ठीक है, RBC के थ्रू कैसे होती है उसको हम बताते हैं अभी। ठीक है, इतना समझ गए? तो NCERT आपकी लाइन लिखती है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। मैंने पहले बता दिया है कि ब्लड जो होता है मीडियम होता है, ट्रांसफ़र करता है O2 एंड ट्रांसपोर्ट करता है O2 एंड CO2 का। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होता है, अबाउट 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन द ब्लड। RBC से ज़्यादा ब्लड में। ठीक है, रिमेनिंग 3% जो होती है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाती है। उसके बाद से फिर होता है नियरली 20 से 25% RBC के थ्रू जाती है ब्लड में। ठीक है,
उसके बाद से 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू जाती है और 7% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाती है। अब इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या ट्रांसफ़र, ठीक है, ऑफ गैसेस हमने पढ़ा, ठीक है, कैसे कैसे होता है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देन आफ्टर देखेंगे CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। उसके पहले हम इस रे डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे कैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये आपका है एल्वियोली, ठीक है, एक ये आपका एल्वियोली है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये हमारा एल्वियोली हो गया। ऑक्सीजन होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है इसमें 104 mmHg होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होती है वो 40 mmHg होती है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका हार्ट होता है, पहले बताया था एक ब्रोकर का आया था, ठीक है, हार्ट होता है, यहाँ पे टिश्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल से हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना था, 95 mmHg था। ये सब हम पिछले लेक्चर में सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था वो 40 mmHg था। टिश्यू के साइड में ये हो तुम्हारे टिश्यू में क्या होता है, CO2 ज़्यादा होता है, तो CO2 ज़्यादा होता है कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 40 mmHg, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था वो हमारा था 45 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 40 mmHg। इतनी बातें हमने कर लिया था, ठीक है, जो कि आपकी NCERT में टेबल फॉर्म में दे रखी है। फिर उसके बाद से एटमॉस्फेयर में हमने बताया था, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg था और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो था वो 0.3 mmHg था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब NCERT कहती है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है 97% किससे, RBC से। RBC से ब्लड में जाएगा क्योंकि ब्लड एकदम मीडियम होती है। कैसे होता है कि जो RBC में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, RBC में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है, HbO2, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। रिमेनिंग 3% जो होती है वो जाती है प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, सॉल्युबल होकर प्लाज्मा में घुलकर, ठीक है। ऐसे ही NCERT ये भी कहती है कि 7% जाती है प्लाज्मा के थ्रू, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, 70% जाती है बाइकार्बोनेट, रिमेनिंग जो 23% लगभग 20 से 25% वो जाती है RBC। RBC में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है CO2 से तो बनाता है HbCO2, इसी को कहा जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। इतनी बातें क्लियर है। RBC से जाएगा 57% ऑक्सीजन RBC से होते हुए जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और प्लाज्मा में जाएगा, 3% प्लाज्मा में जाता है, 7% CO2 जाता है प्लाज्मा से, 70% बाइकार्बोनेट से और 20 से 25 जाता है RBC से। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, मतलब कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। घबराना नहीं बच्चों, सब आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं होता।
ठीक है, सब हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमने बात कर रखी है पहले ही कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वियोली टू किससे होता है? टिश्यू। ठीक है, एल्वियोली टिश्यू होता है। अब हमने ये बताया था कि आरबीसी से होता है 97% और प्लाज्मा से होता है 3%। प्लाज्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है? घुल के ऑक्सीजन ट्रेवल करती है। लेकिन आरबीसी जो 97% जाता है, वो कैसे जाता है देखते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों कि आरबीसी से में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है तो बनाता है HbO2। ठीक है, अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज हीम एंड अनदर इज ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो होता है आयरन होता है, फेरस कंपाउंड होता है। ठीक है, रिंग फॉर्म में होता है। और ग्लोबिन जो होता है 2 अल्फा 2 बीटा चैन का कंपाउंड होता है, प्रोटीनियस कंपाउंड होता है। ठीक है, अब इसका रेट डायग्राम अगर देखें तो Fe+2। ठीक है, इससे ऑक्सीजन, ये हमारा अल्फा ऑक्सीजन, ये अल्फा ऑक्सीजन, ये हमारा बीटा होता है, ये हमारा 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा होता है। कहा जाता है कि एक आयरन, एक Fe+2 एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाता है। हीमोग्लोबिन के पास 4 Fe+2 है, तो कितने ऑक्सीजन लेके जाएगा? तो 4 Fe+2 लेके जाएगा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो क्या लेके जाएगा? HbO2, ये कंपाउंड लेके जाएगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ले जाएगा। ठीक है, समझा गया? ठीक है, अब क्या होता है कि हम 5 फैक्टर को याद रखेंगे। आपको पता है कि एल्वियोली के अंदर O2 ज़्यादा, CO2 कम। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। तो CO2 कम तो एसिडिक नेचर कम, दैट इज H+ आयन कम। क्या होगा यहाँ पे? H+ आयन कम। और H+ आयन कम तो माइनस log H+ इज इक्वल टू pH होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? pH ज़्यादा हो जाएगा। और चूंकि बाहर से एल्वियोली में हवा आती है, ठीक है, बाहर से एटमॉस्फेयर आती है, तो यहाँ पे क्या हवा ठंडी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। इतनी चीज़ें क्लियर है?
ठीक है, कि एल्वेओली से हवा आएगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या होता है कि 97 आरबीसी लेके थे, प्लाज्मा 3% होती है, और उसके बाद से ये प्लाज्मा से 3% जो घुल के जाती है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आरबीसी में 70% जाती है। कैसे जाती है? हीमोग्लोबिन से जाती है। हीमोग्लोबिन से बड़े, हीमोग्लोबिन में 2 कंपाउंड होते हैं, एक हीम होता है, हीम मतलब आयरन होती है, आयरन में रिंग, आयरन रिंग स्ट्रक्चर होती है, 1 2 अल्फा 2 बीटा होती है। ठीक है, 4 चेन होती है, ये होता है। एक मोल ऑफ एक आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाता है। हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन होते हैं, तो 4 आयरन कंपाउंड जो होते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाते हैं। ठीक है, इस आयरन का फेरस का फेरिक में कन्वर्ट नहीं हुआ, Fe+ टू Fe+3 में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जगह उसमें मेथमेग्लोबिन बन जाएगा, मेथमेग्लोबिन बन जाएगा, जो कि पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन ना करा के ऑक्सीजनेशन कराते हैं। फिर मैंने बताया कि 5 फैक्टर याद रखेंगे। एल्वेओली में ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम। ठीक है, H+ आयन कम। ठीक है, pH ज़्यादा, टेम्परेचर कम। ठीक है, अब कैसे होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, इतनी 5 फैक्टर तो आपको कभी भूलना ही नहीं। कौन कौन सा? ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम, H+ आयन कम। ठीक है, pH ज़्यादा और टेम्परेचर कम। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जितने हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा वो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होगा, और सैचुरेशन परसेंटेज में कर देंगे। ठीक है, सैचुरेशन किस में करेंगे? परसेंटेज में करेंगे। ठीक है, जितने भी, अगर मान लो ऑक्सीजन 100 mmHg है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 100% होगा, 100% सैचुरेशन होगा। ठीक है, अब देखो ये आपका एल्वियोली हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं तो हम केवल और केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे। ठीक है, केवल और केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 104 mmHg था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg था। ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल है। ठीक है, पढ़ा रखा सब कुछ, ब्लड वेसल थी। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगी। हम बात नहीं करेंगे कौन सा गैस ज़्यादा कौन सा कम। ठीक है, हम केवल बात करेंगे ऑक्सीजन की गैस की। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। सब आपने पहले पढ़ रखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ठीक, क्या होता है यहाँ पे 104 mmHg होती है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। ठीक है, आरबीसी है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि 3% तो प्लाज्मा से चली गई, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होती है। 97% आरबीसी से जाएगी, और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन से जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100% सैचुरेशन हो सकती है, लगभग 100% सैचुरेशन, क्योंकि 104 mmHg। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था 100 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की। ठीक है, वो 100% सैचुरेशन कर सकती है, 100% सैचुरेशन कर सकती है। अब यहाँ पे 104 mmHg है, तो क्या यह 100% सैचुरेशन कर सकती? बिल्कुल कर सकती, क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही है। ठीक है, 100 से ज़्यादा ही, तो 100% सैचुरेशन कर सकती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आए तो 95 mmHg बचा था। ठीक है, 95 में यहाँ पे 100% सैचुरेशन थी, यहाँ पे 95 mmHg बची, तो बाकी जो बची 5 mmHg वो किसने यूज कर लिया? ठीक है, वो किसने यूज किया? लंग्स ने यूज कर लिया।
ठीक है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस होती है ना, तो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी तो लेगी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो लेगी। तो लगभग इसे मान लो 95 mHg होती है। तो क्या ये 100% सेचुरेशन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, 100% सेचुरेशन तो कर ही सकती है, अप्रॉक्स 100% सेचुरेशन करेगी। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आती है टिश्यू के पास, ठीक है, टिश्यू के पास, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आई, ठीक है, तो टिश्यू के पास से गुजरने के बाद से कितनी बची? 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg। तो 95 mm यहाँ पे क्या होता है, 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बची। तो कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ 55 mmHg, ठीक है, 55 mmHg लॉस हो गया टिश्यू के पास, ठीक है। तो सेचुरेशन में लॉस हुआ 75%, सेचुरेशन लॉस हुआ 75% सेचुरेशन लेके गया, ठीक है, लेके गया। जब यहाँ से टिश्यू से निकलेगा तो पहले 100 था, ठीक है, बचा 75, तो टिश्यू के अंदर लॉस हुआ 25%, ठीक है, टिश्यू के अंदर हुआ 25%। अब ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, क्या ले जाता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है। तो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब 1 ग्राम ले जाता है 1.34 ml ऑक्सीजन, तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा? सॉरी, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml में कितना लेके जाएगा? 15 × 1.34 ml, ठीक है, इतना, ठीक। तो कितना हो गया? 20, 15 चौके 60 की 0, 15 तिया 45, 6 21 और 15 का नंबर 15, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 6 51 और 15 का नंबर 15, 5 20, अप्रॉक्स 20 ml, ठीक है। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। अब यहाँ से चली कितनी? 100 ml ब्लड जा रही थी, 100 जो होती है ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितनी लेके जाती है? 20 ml ऑक्सीजन लेके जाती है, ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाती है। लेकिन टिश्यू के पास लॉस हो जाता है, टिश्यू के पास लॉस होता है 25%, तो 20 ml का 25% कितना हो जाएगा? 5 ml, यानी कि टिश्यू ने यूज कर दिया 5 ml ब्लड यूज किया, 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड यूज किया, तो वापस कितनी दी गई? 15 ml ऑक्सीजन गई, ठीक है, 15 ml ऑक्सीजन गई, ठीक है। यही मेन प्रोसेस होता है, यही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि 20 ml आई थी, ठीक है, 20 ml आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, टिश्यू ने 5 ml यूज किया और जा कितना रही? 15 ml में, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कम होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है। तो आई थी 20 ऑक्सीजनेट में और जा रही है 15, ठीक है। क्या होता है इसमें कि 100% सेचुरेशन, ठीक है, 100% सेचुरेशन हुआ, गया 75%, लॉस हुआ 25%, पार्शियल प्रेशर mmHg में ऑक्सीजन का
55 mm ऑफ Hg का 55 mm Hg लॉस हुआ। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। कैसे होता है, तो एनसीईआरटी आपकी लिखती है अभी दोबारा समझा दूंगा इसको कि हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है। ठीक है, बता दिया है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, बता दिया था। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, पहले बता दिया। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है वो रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर CO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट टेम्परेचर आज पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद से नीचे लिखता है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इतना समझ में आ गया कैसे होता है, फिर से समझेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे। इतना समझ में आया कि जितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा वो उसका सैचुरेशन होगा परसेंटेज में, इतना समझ गए। अब आपका है एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 104 mmHg। तो 104 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो हम मोटा 100% लेकर चलेंगे कि 104 mmHg है ये ब्लड प्रेशर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3% चला गया था प्लाज्मा के थ्रू, घुल जाता है पर क्योंकि प्लाज्मा में क्या होते हैं, वाटर होते हैं, वाटर के साथ घुल के सॉल्युबल होकर चला जाता है। 57% RBC। ठीक है, RBC के थ्रू जाता है। RBC में क्या, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन को सेचुरेट करेगा, 100% कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, जो mmHg है वो 100 से तो ज़्यादा ही है, तो 100% सेचुरेट कर सकता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो 95 mmHg होती है। ठीक है, 95 mmHg मीन्स ये भी 100% सेचुरेट कर सकता है। ठीक है, सेचुरेट कर सकता है। ठीक है, अब ये ब्लड आया। ठीक है, ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन लेके आया। टिश्यू कह रहा भाई साहब हमें ऑक्सीजन दो, हमें मेटाबॉलिज्म करनी है, हमें जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म करनी है। ठीक है, कह रहा है टिश्यू आया, कह रहा है हमें मेटाबॉलिज्म करने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए क्या करना है, हमें जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म करना है, और मेटाबॉलिज्म के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो इससे कहता है कि हमें ऑक्सीजन दीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ रहा है 95 mmHg आ रहा है, तो टिश्यू को ऑक्सीजन दिया। ठीक है, टिश्यू को ऑक्सीजन दिया, उसके बाद से ऑक्सीजन बचा 40 mmHg। ठीक है, यहाँ 100% सेचुरेशन था, यहाँ 75% सेचुरेशन बता, 75% सेचुरेशन टिश्यू के बाद निकला, तो लॉस हुआ टिश्यू में 25% सेचुरेशन लॉस हो गया। और यहाँ 95 mmHg थी, हम लेकर जा रहे हैं 40 mmHg, यानी कि लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 55 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का।
ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक हेल्थी पर्सन में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 1 ग्राम में हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना लेके जाएगा? अप्रॉक्स 20 ml ऑक्सीजन। तो भाइयों यहाँ से ऑक्सीजन चली, ठीक है, यहाँ से 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है कितना? 20 ml लेके जा रहा है। टिश्यू तक पहुँचते पहुँचते 25% लॉस हो गया। तो 20 ml का 25% जो हो गया वो हो गया 5 ml, ठीक है, 5 ml। तो 5 ml ऑक्सीजन जो होता था वो यूज कर लिया कौन? टिश्यू ने, ठीक है। रिमेनिंग 15 ml ऑक्सीजन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होते हुए एल्वियोली के पास पहुंच जाता है, ठीक है। समझ गए? ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऐसा। तो एनसीईआरटी लिखती है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ठीक है। यही तो एनसीईआरटी लिखती है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लिखती है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने 3 चीज़ें कंपैरिजन की थी। ठीक है। हमने 3 चीज़ें कंपैरिजन की। पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। हम लेके आए थे 95 Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। 100% सैचुरेशन था। लेकर गए 40 mm Hg, ठीक है, 40 mm Hg डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। सैचुरेशन यहाँ पे 75% था, ठीक। उसके बाद से फिर हमारा क्या था कि लॉस हुआ था टिश्यू में। लॉस हुआ था हमारा जब हम टिश्यू को दे रहे थे 55 mm Hg ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 55 Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ठीक है। और 25% सेचुरेशन का लॉस हुआ था, ठीक है। हम डिलीवर दिए थे 20 ml, 5% हमारा टिश्यू यूज कर लिया था और 15 ml हमारा डीऑक्सीजन ब्लड के साथ एल्वेओली के पास पहुंच गया था। ऐसे होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ, ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। एक बार और देखते हैं, ठीक है। एल्वियोली है, ठीक है, 104 mm Hg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी 97% जाता है, ठीक है, और 3% ब्लड प्लाज्मा। तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जो होता है
वो बाइंड करता था ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन जितना बाइंड करेगा वो उसका हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जितना भी बाइंड करेगा वो सेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, जितना भी परसेंट, अगर 100 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है तो 100% सेचुरेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे एल्वेओली के पास 104 mmHg था तो 100% सेचुरेशन तो पक्का करेगा। ठीक है, जब वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है तो क्या होता है कि 95 mmHg वहाँ पे क्या होता है 95 mmHg पार्शियल प्रेशर बचता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो कि मतलब 95 में अप्रॉक्स ये भी अप्रॉक्सीमेट 100 mmHg 100 क्या करता है 100 का 100% सेचुरेशन कर सकता है हीमोग्लोबिन का 100%। जब 100% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा टिश्यू के पास आएगा तो क्या होता है कि यहाँ पे 90 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा 95 mmHg क्या था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन था। जब यहाँ पर आते हैं टिश्यू के पास पहुँचते हैं तो टिश्यू के पास से जब निकलता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वहाँ पे 40 mmHg ऑफ ऑक्सीजन बचता है, तो लॉस हो जाता है हमारा 55 mmHg का। और जब 55 mm ऑफ Hg का लॉस होता है यहाँ पे 75% सेचुरेशन लेके निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लॉस कितने परसेंट का हुआ 25% सेचुरेशन का लॉस होता है। और हमने एक कैलकुलेशन बताया था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है। और उसके बाद से मैंने एक चीज़ और बताई थी कि 100 ml ऑफ ब्लड में, एक हेल्दी ह्यूमन में 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 15 × 1.34 इक्वल टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब 20 ml 100 ml ऑफ ऑक्सीजन में 20 ml 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन आता है। ठीक है, क्या होता है 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन आती है, टिश्यू के पास पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते ठीक है 20 ml ऑक्सीजन आ रही है। टिश्यू कहता है भाई हमें ऑक्सीजन दीजिए, हमें मेटाबॉलिज्म करना, हमें जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा तो हम मेटाबॉलिज्म करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो ऑक्सीजन आते आते तो ऑक्सीजन कुछ ऑक्सीजन टिश्यू यूज करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन टिश्यू यूज करता है। ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, लॉस हुआ टिश्यू के पास 25%, तो 20 ml का 25% हो गया 5 ml, यानी कि 20 ml ऑक्सीजन आ रही थी, 5 ml ऑक्सीजन इसने यूज कर लिया, किसने टिश्यू ने, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ 15 ml ऑक्सीजन गई। ठीक है, यही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। 5 फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन से 5 फैक्टर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, H+ आयन कम, pH ज़्यादा, टेम्परेचर कम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इतना समझ में आ गया? कहीं कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, शर्माना मत, नहीं तो यह टॉपिक ऐसा है कि जान ले लेगी। ठीक है, शर्माओगे बच्चों तो जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, इसलिए शर्माना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, इसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। ठीक है, अब अपने 5 फैक्टर हमने पढ़ लिया है, एक बार यहाँ पर लिख देंगे कि क्या क्या 5 फैक्टर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंडीशन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम तो H+ आयन कम, pH ज़्यादा और टेम्परेचर कम। ये सारी बातें हमने के लिए एल्वेओली में हमारा क्या होता है पार्शियल ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम होता है। CO2 जो होता है वो कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, और अगर एसिडिक नेचर इसका कम तो H+ आयन कंसनट्रेशन कम, और pH जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो H+, तो pH जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 एक्सिस लेते हैं, एक होता हमारा Y एक्सिस, एक होता है X एक्सिस। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ 0 हो गया, 10 ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। ठीक है, 10, 20, 30,
40 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg, 70 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ भी 10 20 ये होता है परसेंटेज सेचुरेशन किसका, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन करता है। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेंगे हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 20, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखा था कि 100 ml, हमने एक चीज़ देखा था कि 100 ml ऑफ Hg 100% सेचुरेट करता था। ठीक है, क्या करता था, क्या करता था कि ध्यान देना बच्चों कि 100 ml 100 mm क्या होता है कि 100% सेचुरेशन करता था 100 mm Hg ऑफ इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, और 75% सेचुरेशन कहाँ मिला था, 75% सेचुरेशन किस पे मिला था, 40 mm ऑफ Hg पे, जब हम टिश्यू से लेके गए थे। ठीक है, तो हमारा जो एक कर्व था वो हमारा कर्व क्या था, सिग्मोइड कर्व बनता है। कौन सा कर्व, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन का डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कर्व को, एक बार हम इसको राइट शिफ्ट करवाएंगे, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे। तो क्या होता है कि हम लेते हैं, मान लो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे जो एनसीईआरटी नहीं दे रखा है। ठीक है, हम लेंगे P50। ठीक है, P50 को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। क्या करेगा, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ 50 लेंगे जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके सेचुरेट करेगा। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होती है तो हम क्या करते हैं कि अगर हम P50 से इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम, तो P50 को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ 30 पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को हम राइट साइड, तो ये भी सिग्मॉइड कर्व होता है। ठीक है, सिग्मॉइड कर्व होता है। ठीक है, अब हम ग्राफ को राइट शिफ्ट करा दिया, अब हम ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ को हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट करवाए। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट करवाने पे ये हमारी, ठीक है, ये हमारी इतना आई बच्चों। ठीक है, 10 mm ऑफ Hg पे। तो एक एग्जांपल है कि दो बच्चे हैं एक्स एंड वाई, किसी के पास एक्स के पास 50 रसगुल्ले हैं, रसमलाई हैं, रसगुल्ले हैं, और वाई के पास कितने हैं, 50 रसमलाई हैं। एक्स ने खाया 10 और दोबारा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इतना समझिए। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो बालक है एक्स एंड वाई। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक के पास 50 रसमलाई है, एक के पास 20 रसमलाई है। तो 50 वाले ने 10 रसमलाई खाई, 20 वाले ने भी 10 रसमलाई खाई। तो एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, 50 वाले ने 10 रसमलाई खाई, यानी कि इसके पास एफिनिटी, इसकी चाहत
नहीं है इतनी रसमलाई से 50 वाले की। लेकिन 20 वाले, जो 20 रसमलाई वाला था उसने 10 रसमलाई खाई। इसका मतलब कि एफिनिटी जो होती है वो वाई वाली जो रसमलाई के प्रति एफिनिटी है वो वाई प्लस ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जिसके पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसके अंदर ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी, ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी। और जिसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा उसके अंदर एफिनिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। समझ गए? क्योंकि देखिए इसके पास ज़्यादा थी रसमलाई तो ये 10 ही खाया, ठीक है, तो एफिनिटी इससे कम है। लेकिन इसके पास रसमलाई कम है, ठीक है, लेकिन एफिनिटी ज़्यादा है, 10 है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिसके पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा, ठीक है, उसके ऑक्सीजन एफिनिटी कम, ठीक है, ऑक्सीजन एफिनिटी कम और ऑक्सीजन कम एफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, वो उसके प्रति ऑक्सीजन कम, ठीक है, एफिनिटी ऑक्सीजन की चाहत ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ेगा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा और CO2 ज़्यादा होगी। जिसकी पार्शियल प्रेशर कम, ठीक है, जिसकी पार्शियल उसकी एफिनिटी ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीजन इधर ज़्यादा होगी, ठीक है, CO2 कम होगी, ठीक है, और 5 फैक्टर आपको H+ कम होगी और उसके बाद से pH ज़्यादा होगी और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे H+ आयन ज़्यादा, pH कम और टेम्परेचर ज़्यादा। यही होता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। और देखा गया कि जब ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा तो CO2 ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से एफिनिटी कम होगा और ऑक्सीजन से एफिनिटी कम तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम, ठीक है, ऑक्सीजन से एफिनिटी कम तो ऑक्सीजन कम, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड कम करेगा, ऑक्सीजन बाइंड कम करेगा तो CO2 ज़्यादा होगा। यही होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है। समझ गए? एक बार फिर से देखेंगे। हमने 2 एक्सिस लिया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने लिया परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने 0 से 100 तक, इनिशियल 0 वैल्यू से 100 तक लिया पार्शियल प्रेशर और 0 से 100% तक लिया सेचुरेशन। हमने पहले पढ़ रखा था कि जब एल्वेओली में 104 बेबी तो 100% सेचुरेशन करता था, ठीक है, 100% सेचुरेशन करता था। उसके बाद से फिर जो है ये क्या करता है, 100% सेचुरेशन करता, 100 ऑफ ऑक्सीजन जो होता था 100% सेचुरेशन करता था। उसके बाद से जो हमारा 75% सेचुरेशन था वो 40 mmHg का क्या करता है, 40 mmHg आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या करता था, 75% सेचुरेशन करता था, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेंगे जो कि एनसीईआरटी ने दिया, पार्शियल प्रेशर 50, P50 को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ठीक है, P50। तो अब क्या करें, जो सेचुरेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो कर्व है वो शिफ्ट करेगा, ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है, राइट शिफ्ट करता है। और जो हमारा, हम कर्व को एक बार राइट शिफ्ट करेंगे, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। तो देखा गया है कि हमने 2 एग्जाम्पल एक्स और वाई, एक के पास 50 रसमलाई था, एक के पास 20 रसमलाई था। 50 वाले ने 10 यूज किया, 20 वाले ने 10 यूज किया। तो देखा गया कि 50 वाले के पास एफिनिटी कम थी, मतलब उसे रसमलाई के प्रति चाहत नहीं थी। लेकिन 20 वाले के पास, जिसके पास 20 रसमलाई थी, उसने 10 खा ली, इसका मतलब रसमलाई के प्रति उसे चाहत थी। तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसका ज़्यादा है, जिसका राइट शिफ्ट हमने शिफ्ट करवाया था, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसकी
ऑक्सीजन की एफिनिटी, ऑक्सीजन से चाहत कम होगी तो ऑक्सीजन रिलीज कम करेगा, तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी, ठीक है। और CO2 ज़्यादा होगी तो H+ ज़्यादा और pH कम और टेम्परेचर ज़्यादा। लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं तो इसकी जो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा तो ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा CO2 कम, H+ कम, pH ज़्यादा और टेम्परेचर कम। यही होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब NCERT क्या लिखती है बताता हूँ। कहते हैं एक सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगेंस्ट द पार्शियल, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाई यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन, और मैंने बता दिया था pH वगैरह, ठीक है। ऑन बॉन्डिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन इन द एल्वेओली वेयर देयर इज हाई PaCO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, low partial pressure of CO2, lesser hydrogen concentration and lower temperature. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Where in the tissue where low PO2, high PaCO2 in the condition high temperature exists, the condition are favorable for dissociation of oxygen from the hemoglobin. This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissue, ठीक है। तो NCERT ने इतना ही लिख के छोड़ दिया, लेकिन ग्राफ राइट शिफ्ट होगा या लेफ़्ट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट होगा तो CO2 बढ़ेगा, ठीक है, और लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो O2 बढ़ेगा, ठीक है। राइट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। राइट शिफ्ट होगा तो H+ आयन बढ़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो H+ आयन कम होगा। राइट शिफ्ट होगा तो pH घटेगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो pH बढ़ेगा, और टेम्परेचर, राइट शिफ्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो टेम्परेचर घटेगा। समझ गए? इधर समझ में आ गया? यह होता आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो पूछ लो, नहीं तो मरोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ये जान है, ठीक है। जो ये समझ गया, जो ये कॉन्सेप्ट समझ गया, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो हमने बात कर ली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, ठीक है। जहाँ भी कुछ समझ में ना आए बच्चों तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में हमने देखा 7% ब्लड प्लाज्मा से जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। 70% हमारा जाता है बाइकार्बोनेट से, ठीक है। और 20 से अप्रॉक्स 20 से 25% वो हमारा जाता है RBC से, ठीक है। RBC से क्या होता है? RBC में हीमोग्लोबिन में CO2 बनता है, और क्या होता है HbCO2, दैट इज कार्बा इम्यूनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसका? केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये होता है एल्वियोली, ठीक है। और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? टिश्यू टू ब्लड, क्या होता है? टिश्यू टू ब्लड, ठीक है। यहाँ पे 104 mmHg था, एल्वियोली है, ठीक है। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू हो गया। यहाँ पे CO2
ज़्यादा होता कितना, 45 mmHg था, यहाँ 40 mmHg था। ठीक है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी बातें हमने कर लिया पहले ही, यह हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ से 7% ब्लड प्लाज्मा से जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, 70% बाइकार्बोनेट से, और 23% मतलब अप्रॉक्स 20 से 25% जाती है हमारी आरबीसी, और आरबीसी में किससे, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब वो कैसे जाती है आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, CO2 जो ऑक्सीजन ब्लड है उसमें CO2 40 mmHg है। ठीक है, तो चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी, तो CO2 ट्रांसफ़र होगी किसमें, यहाँ से 40 mmHg आ रही है। ठीक है, तो 40 mmHg आ रही है, तो क्या होगी, CO2 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ CO2 कम है, तो चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब वो कैसे होती है आइए देखते हैं। ये सपोज करो ये आपका टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू है, टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसमें CO2 ज़्यादा होती है। ठीक, ये आपकी ब्लड वेसल है। क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल में आरबीसी भी होगा, प्लाज्मा भी होगा, और प्लाज्मा में आपने पढ़ा होगा 90 to 90% ऑफ वाटर होता है। कितना होता है, 90 to 90% ऑफ वाटर होता है। CO2 जाता है किसमें, प्लाज्मा में, तो CO2 प्लस H2O क्या होता है, H2CO3, जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये बनता है HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट में, और H प्लस आयन, ये प्लाज्मा के अंदर होता है। जो चीज़ प्लाज्मा में हो रही होगी वही चीज़ आरबीसी में भी होगी, क्योंकि CO2 आरबीसी में भी जाएगा, तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, किसमें, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, CO2 गया। ठीक है, फिर क्या होगा, H2O साइटोप्लाज्म में भी, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में भी वाटर होगा, तो क्या होगा, H2CO3। ठीक है, H2CO3 ब्रेक होगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है बच्चों प्लाज्मा में, ठीक है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है। आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा हो था कि जो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है और जो बाइकार्बोनेट बनती है, विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आ जाता है तो क्या होता है, 6 लाख गुना मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, 6 लाख। यहाँ पे क्या होता है, 200 मॉलिक्यूल विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 मिनट में। कितने, बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 11th एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 200 मॉलिक्यूल, ठीक है, बनते 1 मिनट में किसी भी रिएक्शन का।
लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट आ जाता है तो 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, मतलब 10 मिलियन गुना हो जाता है, 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन क्या हो जाती है? इनहैंस हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के आने से जो रिएक्शन होती है वो कितना? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनती है, और जो रिएक्शन होती है 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स हो जाती है। ठीक है। जो प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है वो लीस्ट अमाउंट में होती है। क्या होती है? ये जो होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज लीस्ट अमाउंट में होती है, लीस्ट अमाउंट में होती है। ठीक है। लेकिन जो आरबीसी में होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ध्यान देना, ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में होती है। अब क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट ये जाता आरबीसी में, जो बाइकार्बोनेट आरबीसी के साइटोप्लाज्म बनता है वो जाता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो रिएक्शन बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। क्या होगा? रिएक्शन होती जाएगी। ठीक है, रिएक्शन होती जाएगी और बाइकार्बोनेट बनता जाएगा। तो निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, निगेटिव मॉलिक्यूल बनते जाएंगे और ट्रांसफर होते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे प्लाज्मा के अंदर। तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम क्लोराइड शिफ्टिंग कराते हैं। किसमें? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हम क्लोराइड शिफ्टिंग कराते हैं। दिस क्लोराइड शिफ्टिंग, ये क्या कहलाता है? क्लोराइड शिफ्टिंग। और इसी क्लोराइड शिफ्टिंग को हम कहते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। क्या होता है? हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, क्या होता है? इसी क्लोराइड शिफ्टिंग को हम कहते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। समझ गए? इसी क्लोराइड सिस्टम को हम हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, तो क्या मिला? बाइकार्बोनेट। क्या आया? क्लोरीन आयन। ठीक है, इसी को हम क्लोराइड शिफ्टिंग कहते हैं या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, अब CO2 ट्रैवल करता है 7% प्लाज्मा से। ठीक है, और CO2 जो ट्रांसफर 7% ब्लड प्लाज्मा और 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि बाइकार्बोनेट बनता जाएगा और प्लाज्मा में ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, तो CO2 यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, CO2 यहाँ से डायरेक्ट बनता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो CO2 होती है कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, तो 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब क्या होगा? इतना समझ में आ गया कि जो टिश्यू से CO2 प्लाज्मा में जाएगा, H2CO3 बनाएगा जो कि अनस्टेबल होता है, HCO3 में टूटेगा H+ आयन में। ठीक है, बाइकार्बोनेट। यहाँ पे जो CO2 है आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ CO2 जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो कि मैक्सिमम अमाउंट में होता है, वहाँ से HCO3 आयन बना, मॉलिक्यूल बनते जाएंगे और प्लाज्मा में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। क्योंकि जो होती है प्लाज्मा से ही ट्रांसफ़र होगा। आरबीसी में रिएक्शन होता रहेगा लेकिन ट्रांसफ़र होता रहेगा प्लाज्मा के थ्रू। H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए हम क्लोराइड शिफ्टिंग कराते हैं, दैट इज हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, इतना हो गया। हमने प्लाज्मा में देख लिया। ठीक है, अब आरबीसी के साइटोप्लाज्म हमने 70% देख लिया। ठीक,